बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अयान अली, फिर शर्जील मेमन और अब आसिफ अली जरदारी साहब के खरगोश डॉक्टर आसिम भी एहतसाब को चकमा दे गए हैं। 462 अरब रुपए की करप्शन, दहशत गर्दों का इलाज मुआवजा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, प्लॉट्स की अलॉटमेंट में धोखाधड़ी समेत नैब के 2 रेफरेंसेस का सामना करने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मंजूर हो चुकी है। इमरान खान ने डॉक्टर आसिम की रिहाई को पीपल्स पार्टी और नून लीग में डील का नतीजा करार दिया है। किसी ऐसी ही डील का तस्करा चौधरी निसार साहब भी अगस्त 2016 में कर चुके हैं। अयान की रिहाई हो, शर्जील मेमन की वतन वापसी और डॉक्टर आसिम की रिहाई, क्या ये सब नून लीग और पीपल्स पार्टी में नए एनआरओ का नतीजा है? डिटेल से इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे बेज़ाब्तगियां पकड़ने वाले इदारे नैब के अपने 4 डायरेक्टर जनरल मेजर बुरहान अली, तारिक महमूद, मेजर रिटायर्ड शब्बीर और आलिया रशीद गैर कानूनी भर्ती पर फारिग कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रिपोर्ट जमा कराने वाले सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज ने चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की तारीफों के पुल बांध दिए। कमेटी बनाने के फैसले पर मुतासर अफसरान की जानिब से नैब पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज की जानिब से चेयरमैन नैब को बेल आउट करने के पीछे असल कहानी क्या है? चेयरमैन नैब ने ताहिर शहबाज को कौन सी ऐसी बड़ी फेवर दी है जिसके बदले सुप्रीम कोर्ट के सामने से वो चेयरमैन नैब को बचा कर ले गए? आज एक ऐसा स्कैंडल जो अभी तक मंजरेआम पर नहीं आ सका, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले तो बड़ी मजेदार खबर है, डॉक्टर आसिम साहब रिहा हो गए हैं। आप अक्सर अपने प्रोग्राम से भी बात करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो जुबान नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है, ये बेसिकली एक दूसरे को फेवर दे रहे हैं। आज वो चीजें बेनकाब हो गई हैं। पता नहीं आपको ये कहाँ से बड़ी मज़ेदार खबर लगी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के लिए तो जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, ये इस मुल्क को एक जमहूरी अच्छा एक मुल्क देखना चाहते हैं, उनके लिए तो बम शैल था। ये बिल्कुल मज़ेदार खबर नहीं थी। मैं समझता हूँ एक बड़ी एक लोगों के लिए एक इंतहाई, आप अब नोट कर लें कि लोगों ने इस न्यूज़ को कैसे लिया है। अगरचे ये बात पहले से आ रही थी और हमारे सामने थी कि ये कुछ ना कुछ डील्स हो रही हैं। पर्टिकुलरली वो जरदारी साहब ने जो फरमाया था ईंट से ईंट बजा देंगे, और जिस तरह से वो वापस आए, फिर वो अपने साथ उनको शर्जील मेमन को लेके आए, सो इंडिकेशन तो आना शुरू हो गए थे। एक नया कल्चर इस मुल्क में लाया जा रहा है जो मेरे लिए थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। वो ये है रेफरी जज वाला एक नया कंसेप्ट आ रहा है, और इसको पहली दफ़ा पॉइंट आउट किया था जस्टिस खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। जब पनामा केस पे हियरिंग हो रही थी तो खोसा साहब ने वहाँ पे कहा था, आसिफ सईद खोसा साहब ने, कि इनके खिलाफ जो केस था, मुकदमा था, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला, हुदैबिया पेपर मिल वाला, उन्होंने पूछा कि इसका ये फैसला क्या हुआ था। तो जवाब में बताया गया जनाब कि ये फैसला जो था वो जो रेफरी जज साहब थे उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था। तो उन्होंने पूछा था कि आपने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी फैसले के? तो उस पर उन्होंने फरमाया था चेयरमैन नैब ने कि जनाब कि हमने ज़रूरत महसूस नहीं की थी, वो रेफरी जज का फैसला था। ये बड़ा जरूरी, रेफरी जज कब आता है दरमियान में, जो अब हम इस केस में भी सुन रहे हैं। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वाया भटिंडा कैसे ये चीज़ें निकालने की कोशिशें ना की जा रही हैं, टेक्निकल बुनियादों पे इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम को कैसे आप इधर उधर पीछे लगा रहे हैं। कि रेफरी जज ये होता है कि 2 मेंबर बेंच है, अगर 2 आपके जजेस हैं, उनके सामने कोई फैसला आया है और दोनों जो है कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके, एक की कुछ राय है, दूसरे की कुछ राय है, तो फिर तजाद आ जाता है। एक कहता है फैसला ऐसे होना चाहिए, दूसरा कहता है वैसे होना चाहिए, तो फिर उन दोनों का जो ना केस है वो एक और जज को भेज दिया जाता है कि आप फैसला करें, एंड ही इज कॉल्ड रेफरी जज। वहां पे इन्होंने बेल आउट करना था। ये सुप्रीम कोर्ट की मैं चीजें बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा, और सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। इन्होंने वहां पे शरीफ फैमिली को और इसाक डार को बेल आउट करना था। वहां पे केस रेफरी जज साहब के पास गया, मान लेते हैं रेफरी जज साहब ने ठीक फैसला किया होगा, ठीक है। इन्होंने चैलेंज नहीं किया उसको नैब ने, जिस पे वो खोसा साहब ये बरहम हुए थे कि आपको चैलेंज करने से किसने रोका था। तो जिस पे वो चेयरमैन नैब साहब ने फरमाया था कि मेरी अपनी एक यहाँ कौंसल है, मैं उनसे मशवरा करता हूँ, मैं अगर उनसे अगर मुतमिन नहीं था कि मैं केस करूँ, वो जनाब खत्म हो गया। रेफरी जज को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, केस खत्म हो गया। अब उसका फैसला भी आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। नजर आ रही है। अब यहाँ क्या हुआ है, सेम है कि उनके सामने केस गया, 2 वहां जजेस थे, एक ने कहा जी जमानत हो सकती है हेल्थ ग्राउंड्स पे, दूसरे ने कहा नहीं हो सकती। अब केस गया है रेफरी जज के सामने। रेफरी जज साहब ने आज, मुझे अब तक समझ आई है केस की, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने इनको आज जमानत दे दी है। चलें जी हम मान लेते हैं उन्होंने ठीक जमानत दी होगी,
और जज साहब ने अपना माइंड अप्लाई किया होगा, जो उन्होंने मुनासिब समझा फैसला दे दिया। सवाल अगला एक और है, अगर जस्टिस खोसा साहब ये कह रहे हैं कि इनको अपील करनी चाहिए थी नैब को, इसके सामने आके आपके हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए थी, मुझे ये बताया जाए ये जो तबले सरंगियां और बाजे बजाए जा रहे हैं, ये बात हमें कोई यहाँ पे नहीं बता रहा कि रेफरी जज का फैसला कोई लास्ट फैसला नहीं है, लास्ट फोरम नहीं है। आप जाके अपील करेंगे नहीं करेंगे, आपको अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। खोसा साहब 20 दफा इस पे बात कह सकते हैं। अगर ये अपील नहीं कर रहे, नैब नहीं कर रही या प्रोसिक्यूशन जो भी इस केस में नहीं कर रही, इसका मतलब यही है जो खोसा साहब ने कहा था कि जो आपने ये फैसला लिया था ना वहां पे इनके नवाज शरीफ साहब के केस को, आपने हुदैबिया पेपर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग को जिस तरीके से आपने खत्म कराया, एक रेफरी जज से ओपिनियन ली, उसका फैसला लिया, फैसला हक में आ गया, आपने उसके खिलाफ अपील नहीं की। अगर नैब या इनकी प्रोसिक्यूशन जो दीगर इदारे हैं ये अगर इसके खिलाफ अपील में नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो मान लिया जाए कि ये सारे मिले हुए हैं। नैब तो पहले मिला हुआ है, अब प्रोसिक्यूशन भी मिल गई है और दीगर इदारे भी मिल रहे हैं। लिहाजा इट्स ए बैड न्यूज़, आई मस्ट से कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ा धचका लगा है। लोग ये समझते हैं इस मुल्क में ताकतवर लोग जो हैं जब चाहें जहां चाहें अपनी मर्जी के फैसले वो ले सकते हैं। मैंने कहा इसी पॉइंट पे मैं इसमें मजीद, इससे पहले कि आप और तफसीलात बताएं, मैं ऐड कर दूं कि प्रोसिक्यूटर जनरल वकास डार साहब जो कि नैब के हैं, नवाज शरीफ साहब के उस पर अपील ना करने में भी वही थे और उनके खिलाफ खुद एक इंक्वायरी पहले भी है। एक और केस में मैं 2-4 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उनका एक पैटर्न है। एक और केस उनके खिलाफ, उनको प्रोसिक्यूटर जनरल लगने से पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी कि केस में उन्होंने इस तरह ही आगे अपील नहीं की थी। उन्होंने कहा जी मेरी टेबल पे मुझे भूल गया रह गया, इस किस्म का उनका कोई आर्गूमेंट था। उनके खिलाफ तफ्तीश चल रही थी, तो कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने उसको साइड पे करके उनको प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया। तो अब उन्हीं से आप वो मीर क्या सादा है वाली बात आ जाती है। आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अब वो डॉक्टर आसिम पे वो करेंगे। नवाज शरीफ साहब पे उन्होंने नहीं की, अपील की, और उन्होंने बाद में डटे भी। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने भी जब प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच 5 बेंच ने कहा कि जनाब आप तैयार हैं अपील करने में, उन्होंने कहा नहीं जनाब, मेरे प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुझे मशवरा दिया है और मैं समझता हूँ कि वो अपील करनी नहीं बनती। वो वहाँ डटे रहे तो यहाँ पे वो अपील करेंगे। बाल आप भी थोड़े से सादा आपका मतलब है यहाँ पर वो नहीं अपील करेंगे, मतलब ये आमिर साहब आपका? मैं ये कह रहा हूँ पैटर्न रहा है कि वो वकास डार साहब जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, हुदैबिया केस में भी वही थे, उससे पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी हुई, इस तरह का पैटर्न रहा है। तो उनसे हम अब दोबारा उम्मीद लगा रहे हैं कि हम देखेंगे कि इसमें अपील करते हैं या नहीं करते। अगर मुझे आप इजाजत दें, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि जिनको आज इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे रेफरी जज साहब ने जमानत दी है, इन पे इल्जामात को मेरे आमिर मतीन के लगाए हुए नहीं थे, ना किसी कोई और दीगर को राह चलते बंदे ने लगा दिए थे। ठीक कह रहे हैं JIT बनी आमिर साहब, मतलब इसके साथ ज्यादती देखें कि आप लोगों के साथ हमारे तहकीकाती इदारे ज्यादतियां क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, हमारे इस्तगासा क्या कर रहे हैं, हमारी आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं। 3 किस्म के इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं। एक JIT बनी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसकी भी आपको हमारी स्क्रीन पे आप जरा देखते जाएंगे कि JIT ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ क्या क्या फाइंडिंग दी थी, नंबर 1। इसके बाद एक इनकी रेंजर्स की तहवील में वीडियो एतराफ़ी बयान आया था जो रिलीज करवाया गया था और पूरे मीडिया पे चला था, जिसमें इन्होंने बैठ के आसिफ अली जरदारी के तमाम फ्रंटमैन दुनिया जहां में जो कारोबार जायज नाजायज उनका फैला हुआ है उसकी उन्होंने डिटेल दी थी। एक उनकी थी, एक तीसरी रिपोर्ट नैब की अपनी थी। सवाल ये है, और उसमें रेंजर्स भी शामिल थी जब इन्होंने कहा था कि वो उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में सहूलतकार थे। आपकी रेंजर्स, नैब, JIT, ये सारी चीजें मिलके भी इतनी पावरफुल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती कि एक बंदा टेक्निकल ग्राउंड्स पे आता है और जमानत लेके चला जाता है। और बहाना क्या ले रहे हैं, इलाज की फैसिलिटीज। ऑलरेडी अदालत ने इनको अपनी मर्जी का अपना अस्पताल, अपने डॉक्टर जो ये चुनेंगे। हालांकि मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी ये जो बोगस हॉस्पिटल ये अप्रूव करके गए थे ना, उन्हीं का कोई ग्रेजुएट डॉक्टर जाके इनको जरा इनका ट्रीटमेंट करता, इनको पता चलता कि आप जब बैठ के जली यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस आप यहाँ अप्रूव करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। JIT, रेंजर्स, नैब, इन तीनों की प्रोसिक्यूशन जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वहां पे आपकी डिसमिस कर दी जाती है। और कितने लोग हैं जिनको हेल्थ की ग्राउंड्स पे आपने, हमारी अदलिया उनको वो करती है, उनको जाके उनको बेल आउट करती है। जरा इल्जामात की नेचर तो पढ़ें, बाकी छोड़ दें। जो जुल्फकार मिर्जे ने इल्जामात लगाए थे, और जुल्फकार मिर्जे ने बड़ी एक बात की थी, उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम वजीर आजम तो छोड़ें,
ये गवर्नर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मेरा सामना नहीं कर सकते। ये जुल्फकार मिर्जा कह रहे हैं डॉक्टर आसिम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर करे, ये जुल्फकार मिर्जा कह रहे हैं। और मिर्जा ने कहा था डॉक्टर आसिम ने सेहत और दीगर इदारों की तबाही में बुनियादी किरदार अदा किया। डॉक्टर आसिम ने आसिफ अली जरदारी के लिए 90% करप्शन की। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जुल्फकार मिर्जा कह रहे हैं। डॉक्टर आसिम ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर आसिम पीएमडीसी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। डॉक्टर आसिम की करप्शन में बड़ा हिस्सेदार आसिफ अली जरदारी है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आपको जुल्फकार मिर्जा कह रहे हैं। इतने ज्यादा इसके बाद, और एक लास्टली मैं पढ़ दूं, वैसे तो लंबी कहानी है, चले पढ़ के। कुछ और बड़ी चीजें हैं डॉक्टर आसिम पे, उसके बावजूद भी वो विक्ट्री के निशानात बने, उनको रैलीज निकले और रेफरी जज साहब कहें जी इनको हेल्थ की फैसिलिटीज दें अस्पताल में रहते हुए। सही कह रहे क्लास साहब, डॉक्टर आसिम के ऊपर जो इल्जामात हैं, जिस किस्म की बातें, अगर वो पढ़ने बैठे तो शायद पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर अपील नहीं की जाती, रेफरी जज ने जो भी फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती, तो क्या इसे वही डील तस्वर किया जा सकता है चौधरी निसार ने जिसका तस्करा अगस्त 2016 में किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर आसिम की रिहाई से मुताल्लिक़ आमिर साहब बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या ये फ़र्ज़ किया जा सकता है अपील नहीं अगर की जाती तो वाकई ये डील है जिसका तज़किरा चौधरी निसार साहब कर चुके हैं पिछले साल? नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि अपील की जाती है या नहीं की जाती है। बात ये है कि हमारे जैसे लोगों पे बड़ी एक शिकायत करते हैं कि जनाब जब अदालतें ज़मानत दे रही हैं और बरी कर रही हैं तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, आप लोग क्यों फ़ैसले करते हैं? जनाब हम फैसला नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जनाब ये ज़रा गौर करें कि अगर तो ये सिस्टम क्या है, या तो आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल फारिग इस तरीके से बरी हो जाते नॉर्मल केस में तो हम उनको सलाम करते। जब हमें दिखाया जाए कि स्विट्जरलैंड में हमने देखा वाजिद शमसुल हसन डब्बे चुराते जा रहे हैं, यहाँ पे केस पे क्यों बरी हुए कि जनाब वो फाइलें गायब हो गई हैं, ठीक है। तब ये फाइलें गायब हो गई होती हैं तो फिर हमारा गिला बन जाता है। तो एक पैटर्न बन गया, एक मजाक बन गया है और आम लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। लोगों के साथ ज्यादती है, वो लोगों के साथ जो इंसाफ चाहते हैं और इस मुल्क पे रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं कि एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि आप अयान अली पकड़ी जाती हैं या शर्जील मेमन पकड़े जाते हैं, डॉक्टर आसिम पकड़े जाते हैं, इतना हाइप हो जाती है, लोगों की उम्मीदें लगती हैं क्योंकि वो दावे किए जाते हैं कि जनाब बड़े वीडियो नज़र आ गई है जी, बिल्कुल केस आ गया है, साल 2 साल चलती है और आखिर में जब वो बरी कर दिए जाते हैं या जमानत पर रहा कर दिए जाते हैं तो वो बुरे लगते हैं हम मीडिया वाले कि जनाब ये सिर्फ इन्होंने बनाया हुआ था टी इन अ स्टॉप कप। ऐसा नहीं है जनाब, हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, ज़रा गौर करें ये हुआ कैसे है। हुआ ऐसे है कि वो मेरा ख्याल चौधरी निसार साहब की पहले वो क्लिप दिखा दें, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जनाब ये रिहाई हुई कैसे है जिसकी वजह से हमें तकलीफ है। चलें ये रिहाई कैसे हुई है वो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब का 12 अगस्त 2016 को इस किस्म की जो डील की किस्म की बातें थी वो खुद उन्होंने अपने मुंह से कही थी। एक वो क्लिप देख लें। एक बहुत जिम्मेवार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। वो किसके पास आए मैं फिलहाल नहीं करूँ, मतलब सीनियर लोगों के पास आए और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ सीबीएम्स, तो सीबीएम्स क्या, उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। उसमें मैं बैठा था, मैंने कहा यार खुदा के लिए मुझे बताओ, हमें कुछ बता दें, मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत पता है, मगर ये हम हुकूमत को बता दें कि आपका अयान अली से तल्लक क्या है। कहा जाता है बेचारी, कहा जाते पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे आसिफ जरदारी और अयान अली, मैं कोई गलत इसका मतलब ना लें, मगर नहीं बिल्कुल आप मैं सख्त आपसे आपकी हंसी पे इख्तलाफ करता हूं। नहीं, मुझे बताएं कि 5 करोड़ ही था ले जाते हुए एक लड़की 21-22 साल की, 24 साल की, मुझे अब सही, और उसके बाद
जमीन आसमान मिला दिए गए, और उसको डिफेंड कौन कर रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ बोलते हैं, और बगैर फीस के किसी गरीब आदमी की वो खलड़ी नहीं खलड़ी उतार देते हैं जी। नहीं, मैं पंजाबी मुझे कहने ये खाल से ज्यादा खलड़ी वो पंजाबी के हिसाब से, और वहां वो बगैर फीस के और रोज मेरे खिलाफ बयान देते हैं। यार, हमें इस कौम को ये भी बता दें कि क्या ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, और ये कंडीशन है इमरान खान साहब, ये कंडीशन है आपसे दूर होने की और हमारे नजदीक लगने की। दूसरा, मैंने उस पर मैंने कहा डॉक्टर आसिम का केस तो नैब के पास है, ये आगे से अल्फाज थे कि वहां जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो आपके दौर का लगा हुआ है, तो आइंदा जो तारीख आ रही है वो प्रोसिक्यूटर जनरल बेल पे इख्तलाफ न करे। तो मैंने कहा कि ये तो खैर और भी थे, मगर मैंने कहा ये नहीं हो सकता। चौधरी साहब जो फरमा रहे थे, अयान अली, डॉक्टर आसिम, ये दो मामले थे, फिर ही सुलह हो सकती थी, अब सुलह हो गई। मैं नहीं कह रहा, ये आप और क्लासेस साहब भी नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं। मैं अयान अली का जिक्र नहीं आज करना चाह रहा कि जनाब क्या वजह है कि उनके दाएं जाने पे फारूक नाइक साहब होते थे और बाएं जाने पे लतीफ़ खुसा साहब। एक पाकिस्तान का याद रहे कि वो सेनेट चेयरमैन और एक पंजाब के गवर्नर रहे हुए हैं। मोतबर तरीन ओहदे पाकिस्तान के 5वें 6ठे नंबर पे ये प्रोटोकॉल में आते हैं। दूसरे नंबर पे सेनेट चेयरमैन एक्चुअली आता है, तीसरे नंबर पे। तो ये लोग, और वो जैसे उनके मतलब वो बता रहे हैं कि वो छूट गई, उस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं डॉक्टर आसिम की बात करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसिक्यूटर जनरल का, जिनका भी मैं तफसील बता रहा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जनाब मैंने मशवरा दिया था कि हुदैबिया के ना, ये वही प्रोसिक्यूटर जनरल हैं। ये वही प्रोसिक्यूटर जनरल जिनका जिक्र कर रहे हैं चौधरी निसार साहब के। उन्होंने कहा ये आपके दौर के लगे हुए हैं, सो उनसे कहिएगा कि हमारी वो जब पेशी आए तो प्रेस ना कीजिएगा। ये वो मुकमुका है जिसकी वजह से हम रोते हैं कि जनाब ये वाला सिस्टम है जिसके अंदर आप इस तरीके से करेंगे तो ठीक है। दूसरा ये है कि इस वक्त ये जो मज़ीद यहाँ जो है, आज हम उस पर तफसीलन बात कर रहे हैं कि जो नैब का केस जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, आज उसका एक बड़ा फैसला आया है। ब्रेक पे चले जाएं कि वहाँ पे जो गन नैब के अंदर है और जो नज़र आ रहा है कि वहाँ पे 4-5 DG आज फारिग हुए हैं, बाकी 200, 100, 150 बंदों की जो है मज़ीद इंक्वायरी अभी होनी है। तो वहाँ पे तो यहाँ हो जाता है कि जनाब इस किस्म का सिस्टम, जब लोगों को गलत तकरीरें हुई हैं, गलत प्रमोशनें हैं, तो उनसे तो मर्जी का ही काम लिया गया है ना। तो ये मर्जी चलिए अभी ब्रेक पे चले जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर आसिम की रिहाई के ऊपर तो बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आमिर साहब ने कहा नैब के बारे से बहुत बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने जो चेयरमैन नैब कमर उस्मान चौधरी की तारीफों में जमीन आसमान एक किया था, आखिर कौन सी फेवर उन्हें दी गई थी। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, नैब के हवाले से बहुत बड़ा फैसला है, उसकी तो बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी निसार साहब से मुताल्लिक़ बात हो रही थी हमारी। मैं चौधरी साहब की सुन रहा था। चौधरी साहब अभी भी अपोजिशन मोड से नहीं है, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा अपोजिशन लीडर रहे, और आई मस्ट से अच्छे अपोजिशन लीडर्स में अगर किसी का शुमार किया जा सकता है। जैसे चंद लोगों का कहते हैं उनको अपोजिशन में रहना चाहिए, उनको पावर में नहीं जाना चाहिए, जो उनका रोमांस और ग्रेंजर उनका डेवलप होता है ना, वो अपोजिशन में अच्छे लगते हैं। मतलब बेनज़ीर भुट्टो के बारे में सब लोग कहते थे उनसे बेहतर अपोजिशन लीडर कोई नहीं था। जितनी फाइटर थी, लड़ती थी असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, एक ग्रेस थी जब वो खड़ी होती थी पार्लियामेंट में तकरीर करती थी, और पिन ड्रॉप साइलेंट, और सबको वो वहाँ पे गरजती बरसती थी। हुकूमत में गई तो जरदारी साहब एंड कंपनी मिले, फिर स्विस केसेस, तो फिर स्कैंडल, तो फिर नेकलेसेस, फिर बला बला सरे महल, सारा इमेज बिल्डोज हो गया। ऐसे इमरान खान का भी मैं कहूँगा कि शायद, अब मुझे नहीं पता पावर में जब आएंगे, अगर वज़ीर आज़म कभी बने तो कैसे होंगे। अपोजिशन लीडर के तौर पर जब इमरान खान कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर करता है
तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब जो अच्छे अपोजिशन के लोग तकरीर करते थे, आपका ग्रेंजर बनता था और लोग आपको सुनते थे पिन ड्रॉप। इमरान खान एक उसमें रिसेंट उसमें एडिशन है उन अच्छे मुकर्ररों में। मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब इस बात मुझे बेल आउट करेंगे। एतजाज अहसन अच्छी तकरीर करते, अचकज़ई साहब जब तक पावर का हिस्सा नहीं बने थे अच्छी तकरीर करते थे। आरिफ तखार गिलानी उस ज़माने में बड़े बड़े मुकर्रर उसमें अच्छे थे। या इवन मैं कहूँगा लियाकत बलोच अच्छी तकरीर करते थे, या हाफिज़ हुसैन अहमद का मैं कहूँगा वो अच्छी तकरीर करते थे। कभी कभी फरीद पराचा साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर लेते थे, अच्छे मुकर्रर थे। मैं सेम कहूँगा पोजीशन में इनके बारे में, चौधरी निसार अली खान के बारे में, लंबी तकरीरें करते थे, ड्राई होती हूँ, लेकिन ये इंटेलिजेंट आदमी थे। अपोजिशन को इन्होंने अच्छे तरीके से चला। बड़ा मुश्किल वक्त था जब जद्दा लंदन बैठे हुए थे, बेनजीर भुट्टो दुबई चले गए। 2002 से लेके 2013 तक ये अपोजिशन लीडर रहे एक तरह से इनके वहाँ पे, ये नवाज लीग की तरफ से। अब वो उस मोड से निकले नहीं, अब भी वो गुफ्तगू करते हैं, वो अपोजिशन वाली करते हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली करते हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ, रेंजर्स आपके नीचे आती है, विफाकी इदारा है, इनकी बेल हुई क्या? रेंजर्स ने पे आपने या रेंजर्स ने सिंध हुकूमत पे दबाव डाला कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इनकी बेल के खिलाफ आप जा पटिशन करें? अभी तक जहां तक मेरी इतलात है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक जिनमें डॉक्टर आसिम की जमानत हुई है ये आपका मिल मिलाप होता है, आपने जाके उनको चैलेंज आप उनको नहीं कर रहे। रेंजर्स गायब हो गई है, जीएटी गायब हो गई, आपकी सिंध आपकी वहां से गायब हो गई है। सिंध तो समझ आती है और नैब भी तो है ना अंदर। सिंध तो वो प्रोसिक्यूशन ही वो चेंज हो गया, वहीं से तो केस कमजोर हुआ था। और दूसरा, अगर मुझे याद आ रहा है चीफ जस्टिस साहब ने अल्फाज कहे थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपना बनते चीफ जस्टिस, मैं उनको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ उनकी उसमें, आपने कहा था कि हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। हजूर इस तरह की चीज़ों से आवाम मायूस हो रहे हैं, हो रही हैं, बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप किसी को आप बगैर हेयरिंग किए लटका दें। फिर हमें ये समझाया जाए ये नैब के रेफरेंसेस, ये जेआईटीज, ये डिस्क्लोजर्स, ये आपके वीडियो बयान, आपका इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमारे पास ये डील लेके आए थे, इसके बाद आपको फैसला सुनाने में कोई आपको देर होनी चाहिए। भाई कत्ल के मुलजम का फैसला होता है कि फलां कहता है मैंने इसको फलां छुरी चाकू से फलां बंदे को मारते देखा है, अब बंदे को फांसी लगा देते हैं। बुलाया जाए ना इनको, ये तो नहीं बताएंगे, चौधरी साहब तो नहीं बताएंगे कि इनके पास कौन डील लेके आया था। हुकूमतें ऐसे चलाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जो डील की ऑफर लेके आए थे, जो भी मुअज़्ज़ज़ थे, सो कॉल्ड, नाम नहीं बता रहे, हम तो गैस ही कर सकते हैं कौन हो सकता है। इसका मतलब है ये नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली है। इसका मतलब एक और बनता है, हमें कहा जाता है अदालत फारूक नाइक साहब चूंकि उनकी रिश्तेदारी नून लीग की तरफ भी है तो वो उनके ख्वाजा आसिफ के ब्रदर लाए और आपकी तलाक के लिए अर्ज है। ख्वाजा आसिफ का केस भी लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, जो नाअहली का था उस्मान डार के खिलाफ, वही थे फारूक नाइक साहब थे। चौधरी साहब की गुफ्तगू तो ऑब्वियस है कि डील होती है, 4 बंदे बैठते हैं और जहां से वो फैसला होता है वो अदालतों को भेज दिया जाता है, हमारा ये फैसला हो गया, अब आप इसको जेल कर दें या रिहा कर दें। दैट्स अ मैसेज वी आर गेटिंग। ये चौधरी निसार अली खान साहब की गुफ्तगू है, हम कुछ नहीं कह रहे। अगर चौधरी निसार कह रहे कि हमारे पास बंदे हैं और वही कुछ हुआ जो चौधरी निसार को डील की ऑफर की गई कि अयान अली को रिहा करो, हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम को रिहा करो, हुए, शर्जील मेमन भी तो फिर अदालतें, तो मेरा ख्याल है इस तरह की उनके डिस्क्लोजर के बाद मैं ऐसे ही अदालतों के रेस्क्यू के लिए इसलिए आना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आज ही मुस्लिम हानी साहब के, जस्टिस साहब के आज बयान था कि जनाब हम अदालतें, हम एग्जेक्टिव इंतजामिया तो नहीं बन सकते। इस वक्त जो 3-4 केसेस अदालत में लगे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक और नैब के मुतालिक, ये बिट्स एंड पीसेस में ना देखें, इसकी पूरी पिक्चर देखें तो क्लियर हो जाता है कि नैब में प्रोसिक्यूशन कैसे होती है, अभी हमने एक्सप्लेन किया और वहाँ पता चल रहा है। उस तरह ही ब्यूरोक्रेसी का केस क्या है? ब्यूरोक्रेसी का केस ये है कि आप अपनी मर्जी से बंदे FIA में लगाएं, आप अपनी मर्जी से पुलिस में तकर्रियाँ करें, और वहाँ का मॉडल ये है कि गो गेटर फवाद हसन फवाद साहब, मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि आप रूल्स को बेंड करें, नीचे से बंदों की प्रमोशनें कराएं, चाहे जो मर्जी उनका रिकॉर्ड हो, वो आपकी मर्जी के मुताबिक चले। सो दैट्स हाउ यू मैनिपुलेट, यू रिग द सिस्टम, पुलिस, FIA, DMG, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट्स हाउ यू रिग द होल पूरी उसकी जो उसमें अदालतें भी शामिल हैं। नहीं, अदालत के सामने भी बस ठहरे, अब यहीं पे आपने मेरा लिए तफसील बतानी है। आज फॉर एग्जांपल नैब का ये जो केस चल रहा है, वहाँ पे अब अदालतों ने आगे, अब वो भी देखे ना क्या सादा है, उन्होंने नैब की तकर्रियों के लिए सारी रिपोर्ट बनाने के लिए दिया इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी साहब को, ताहिर शहबाज साहब को। आप उनका कुछ बताने वाले थे, वो बता लें, उससे समझ आ जाती है कि आगे एम्प्लॉय तो अदालत खुद तो तफ्तीश नहीं कर सकती। सर मैं उन पे ताहिर शहबाज साहब ने और चेयरमैन नैब ने जो अदालत से और अदालत के सामने जो फैक्ट्स रखने चाहिए थे, अदालत को इन्होंने मिस इन्फॉर्म करके जो ताहिर शहबाज को इन्होंने नैब की स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन लगवाया है, इतना मिस कैरेज ऑफ जस्टिस करवाया है, जिसके हम डिटेल अभी देंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ देंगे
कि नैब खुद एक अदद इंक्वायरी कर रहा है। मैं अगले उसमें सेगमेंट में होऊंगा, मैं पूरा इसमें सेगमेंट करना चाहते हैं कि ये लोग अदालतों के सामने जाके, वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट हो, चेयरमैन नैब हो, इन्होंने कैसे मिल मिलाप करके इन्होंने तहर शहबाज को आज वहाँ पे इसको स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन लगवाया है। और तहर शहबाज पे बड़े संगीन एलिगेशंस हैं। मैं आपके पास आकर उसकी डिटेल में उसकी देता हूँ मैं, लेकिन मैं जरा जो आमिर, मैं आज इस पर बड़ा क्लियर हुआ और मैं किसी हद तक हर्ट भी हूँ एज ए जर्नलिस्ट। रिपोर्ट आपके सामने है, 6 मेंबर हैं, मुल्जिम का कन्फेस आपके सामने, आपके सामने मुल्जिम का कन्फेशन है आमिर साहब, आपके सामने आपके जीएटी का रिपोर्ट है, नैब के रेफरेंसेस पढ़ा हुआ जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर भी आप कहते हैं वहां पे, वो कह देते हैं जनाब के प्रोसिक्यूशन वीक है। आप उन जो 6 मेंबर्स हैं उसके जीएटी के, उनको बुला लेना। प्रोसिक्यूशन कह रही है जी वीक है, उनको जी छोड़ें, जब प्रोसिक्यूशन साहब आपने माल बनाया है, पैसे लिए हैं, साइड पे हो जाएं। उन 6 बंदों को बुलाएं कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है डॉक्टर आसिम पे, ये चीज़ें आपने लिखी हैं, आप हमें इनके सबूत दें। वो आपको सबूत देंगे, उनके पास हैं सबूत, वो ऐसे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ये नजर आ रहा है, उनको हर्ट कर रहे हैं, उनका इमेज खराब कर रहे हैं, जिसके लिए मेरा ख्याल है इस मुल्क के लोगों ने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी, अदालतों को आज़ाद कराने के लिए चलाई थी, लोगों ने जानें दी थी, लोग जलसे निकले थे, जुलूस निकले थे। और मैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की किताब पढ़ रहा था जो उन्होंने खुद लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि कैसे हम लोगों ने रजिस्ट किया, हमने जनाब मुशर्रफ का ओथ नहीं लिया, हम घरों में बैठ गए, हमने पीसीए को तहत हलफ नहीं लिए, हम दोबारा आए। सर ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जिस तरह की ये चीज़ें वो बता रहे हैं कि हमारे पास आए और प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप अब रजिस्ट ना करना, आपने वहाँ पे अपोजिशन नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो बेल लेके आ गए। सर अवाम में तो मायूसी आ गई वहीं पे आमिर साहब। आप तो उनका ताहिर शहबाज साहब का दूसरा कर रहे हैं, पर उनका एक रोल आ जाता है कि आप देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी का केस, मैं वही कहता हूँ, उसके अंदर जो है आप अपनी मर्जी के बंदे हर जगह लगा रहे हैं। वहाँ भी लिंचपिन ताहिर सरफराज साहब है, ये ताहिर शहबाज साहब हैं कि आप पहले एक बोर्ड बनाते हैं, पहले तो उसको कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ही कुछ लोगों को निकाल दिया जाए, वो बोर्ड से पास कर देता है, उसके बाद फिर आप दोबारा उसमें से 93 लोगों को निकाल देते हैं कि जनाब नहीं, इनको नहीं निकाल देना। उसके बाद अदालत से फैसला आ जाता है जिसको नल एंड वॉइड करता है, और उसको वो डी नोटिफाई नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किया। और आज वैसे बाय द वे इतला में खबर दे दूं कि अली जफ़र साहब ने आज एक ये जो 22वें ग्रेड का जो लोगों की तनज़ली की थी, उसको अभी तक डी नोटिफाई नहीं किया, तो उन्होंने अदालत में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की आज दरख्वास्त दी है। अब उसका ही केस देख लेना कि उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और साथ में साग डार साहब और ख्वाजा ज़हीर साहब को ऐसे ही चाय पिलाने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, वहाँ फैसले हो रहे हैं, वो उसके चाय पिलाने के लिए नहीं बुला लिया, अपने मर्जी के फैसलों के लिए भी ब्रेक में जाना होगा। ऐसे है कि जिस तरह चाय के लिए बुला लिया, उनका वहाँ कोई रोल नहीं बनता बैठने का। तो जब इस तरह के करके आप रिक करेंगे इदारे, तो वो फिर इदारे ऐसे ही चलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे। जिस तरह से ताहिर शहबाज सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है, इनका तस्करा बार बार गुफ्तगू में हो रहा है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में ये तारीफें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज ने चेयरमैन नैब की जो की हैं, आखिर चेयरमैन नैब ने कौन सी बहुत बड़ी फेवर उन्हें दी है, कैसा स्कैंडल आपके सामने रखेंगे जो अब तक मंजर आम पर नहीं आया। ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जो बहुत बड़ा फैसला नैब से मुताल्लिक सामने आया उसकी बात करेंगे। क्लासेस साहब, अब आप हमें वो रीजंस बताएं जिसकी बिना पर चेयरमैन नैब की तारीफें ताहिर शहबाज सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में की हैं। ये हमारे जकूटा जिन हैं जो इस मुल्क को इस बर्बादी तक लेके आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये लोगों ने आज फैक्ट्स छुपाए हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है इतने हायर फोरम पे किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नहीं बताया कि ताहिर शहबाज साहब पे कितने खुद संगीन इन पे एलिगेशंस हैं। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ मिनट्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि ताहिर शहबाज साहब जो हैं, बीएनपी ग्रुप जो था ना, यहाँ पे था ग्रैंड हयात होटल जो स्कैंडल है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 का कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, जिसको अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको उठा के हमारा स्क्रैप किया है, जी जी। उसमें ये बहुत बड़ी फेवर्स हैं ताहिर शहबाज साहब ने जब चेयरमैन सीडीए थे, इन्होंने एक्सटेंड की थी इनको, इस ग्रुप को। वो फेवर्स क्या थी? इन्होंने उनकी जो पेमेंट्स करनी थी 1-2 सालों की, इन्होंने उनको बढ़ा के, ये सीडीए ने खुद लिख के दिया है, इसमें हाई कोर्ट में दिया लिख के ताहिर शहबाज साहब के बारे में। इस मसूफ ने बैठ के ये चेयरमैन सीडीए के तौर पर इन्होंने उनको फेवर्स दी कि उनके जो पेमेंट करनी थी वो 2026 तक बढ़ा दी, और इन्होंने उसकी हाइट में इनको आके उसमें कंसेशन दी सीडीए ने। अपार्टमेंट्स 120 से 240 कर दिए, लीज पीरियड 33 साल से 99 साल कर दिया। ताहिर शहबाज, इस पे नैब ने इंक्वायरी शुरू की। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे इन्होंने आज मिसलीड किया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को।
इस पे FIA ने इंक्वायरी लॉन्च की। आज मैंने चेक करवाया जनाब, मजे की कहानी ये है कि FIA ये जो है, ये जो आपका नैब है वो सबके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। तहर शहबाज जिसने इतनी बड़ी फेवर्स दी हैं इनको, इस ग्रुप को, जिन्होंने उनको लीज में ना फेवर की, उनको पेमेंट्स में फेवर की, जिनको हाइट्स में फेवर की, उनका नाम नैब ने इंक्वायरी में नहीं डाला। इंक्वायरी किन के खिलाफ हो रही है? नैब कर रहा है जी। कामरान अलशारी साहब के खिलाफ हो रही है सर, या ब्रिगेडियर नुसरत साहब थे उनके खिलाफ हो रही है, फैसल अवान थे उनके खिलाफ हो रही है, एक इनके लीगल एडवाइजर थे विर्क साहब उनके खिलाफ हो रही है, एक हबीब रहमान साहब थे उनके खिलाफ हो रही है कि आप लोगों ने क्यों अप्रूवल की थी इनकी। तहर शहबाज जिसने में इनकी पेमेंट्स को एक्सटेंड किया है, जिसने सबसे बड़ी फाइनेंशियल फेवर दी है, नैब की इंक्वायरी में उसका नाम नहीं है, तो वो फिर नैब के अब आपने समझा कि नैब चेयरमैन की तारीफें क्यों हो रही थी। नैब चेयरमैन ने इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होने दी। इतना बड़ा स्कैंडल है, बिलियंस रुपीस का प्रोजेक्ट था, मसूफ यहाँ पे एक दूसरे की कमर थाप रहे। आज बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ उसी तहर शहबाज जिसके खिलाफ ये बहुत बड़ी चार्जशीट बनती है कि इन्होंने कैसे फाइनेंशियल इतनी बड़ी फेवर्स एक्सटेंड की, आज उनको जो नैब के एक तरह के मुल्जिम बनते हैं इंक्वायरी के, उनको नैब की उनके अपॉइंटमेंट्स की स्क्रूटनी कमेटी का उन्होंने चेयरमैन लगवा दिया है। अब तहर शहबाज जिन मसूफ पे इतने बड़े सीरियस एलिगेशन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि हाउ ही एक्सटेंडेड द फेवर्स, वो मसूफ अब उसी नैब के जिसके इनको मुल्ज़िम होना चाहिए। नैब को तो इनको पकड़ के सबसे पहले इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको नल एंड वैड करार दे चुकी है पूरे के पूरे प्रोसेस को। इनसे पूछा जाए कि हिज एक्सीलेंसी तहर शहबाज साहब, आपने बैठ के अरबों रुपए का फायदा एक ग्रुप को कैसे दिया? नैब को तो पहली गिरफ्तारी अगर किसी की बनती थी वो तो इसकी तहर शहबाज की बनती थी। तहर शहबाज साहब जब गिरफ्तार क्या होते, आज वो वहां से सुप्रीम कोर्ट से नैब के न स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन लग गए। अब वो बैठेंगे नैब के अफसरान जिन्होंने इनको इंक्वायर करना था। नैब के अफसरान ने बेसिकली तहर शहबाज की इंक्वायरी करनी थी कि हजूर आपने कैसे ये इतने बड़े आप वो नैब के अफसरान के सवालों जवाब करेंगे कि तुम्हें रखना है यहाँ पे, नहीं रखना है, तुम ठीक नहीं, तुम बताओ तुम ठीक नहीं हो, खुदा का खौफ करें। लास्ट टाइम मुझसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में कह दिया था कि यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट थे काजिम न्याज साहब जो कि CDA में थे उस वक्त पोस्टेड। उनका ये कहना था कि जनाब जब ये फैसले हुए कॉन्स्टिट्यूशन 1 से रिलेटेड ग्रैंड हाई टोटल के रिलेटेड, मैं छुट्टी पे था तो मैंने उनका वर्जन दे दूं। दूसरा, इस सिलसिले में हमने तहर शहबाज साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं बड़े लंबा इसकी तफसील है कभी बताऊंगा। हमने उन्हें कहा कि आप TV पे आके बता सकें, कल भी आना चाहें वो बिल्कुल आ सकते हैं, जब भी अपना वर्जन देना चाहें वो दे सकते हैं। और मैं ये उसमें मज़े की बात यह है कि आज उन्होंने तारीफ़ की कि जनाब इनके होते हुए कोई मैंने बेज़ाब्तगी नहीं देखी। प्रमोशंस की जो बेज़ाब्तगी हैं जिसको उन्होंने खुद मान लिया हुआ है कि 133 है, उसका वो नैब मिलके जो है ना आपस में फैसला करेंगे कि वो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं नहीं। पॉइंट एक लास्टली ये है कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर को बचाने में नैब के चीफ का एक थोड़ा सी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है अब प्राइम मिनिस्टर ताहिर शहबाज साहब कॉन्स्टिट्यूशन 1 एविडेंस मुतालिक जो भी स्कैंडल है उसकी अगर उसके हवाले से अपना वर्जन देना चाहें, आज कल जब भी देना चाहें, हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।